हेलो बच्चों, कैसे हो आप? देखो, पिछली क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? हमने लास्ट क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल समझा था, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था, उसके फंक्शंस की बात की थी। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे उसी की कंटिन्यूएशन में सेल वॉल की। ठीक है? सेल वॉल पढ़ेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम पूरा सेल वॉल और ईआर और अप टू गोल्गी कोर्सेज करेंगे, कंप्लीट करते हैं। चलिए, मूव करते हैं। तो सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। बेटा सेल वॉल मुझे बताओ किसमें प्रेजेंट होगी? पहले ये बताओ। सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होगी? क्या प्लांट सेल आपके दिमाग में आ रहा है? तो आपके दिमाग में बेटा प्लांट सेल की जगह क्या आना चाहिए कि मैम सेल वॉल ना बैक्टीरिया में भी मिल सकती है, प्लांट में भी मिल सकती है, एल्गी, फंगस सब में मिल सकती है, एक्सेप्ट एनिमल्स। एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल जो है वो एक ऐसी आउटर मोस्ट कवरिंग है जो रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है। जनरली अब रिजिड और नॉन लिविंग कोई चीज है तो ऑब्वियसली वो प्रोटेक्शन करेगी। यूजुअली उसका ब्रॉडर वे में हम कह देते हैं कि मेन फंक्शन उसका प्रोटेक्शन ही है, बट हाँ सिर्फ प्रोटेक्शन फंक्शन है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आगे और भी फंक्शंस की बात करेंगे हम। अब देखो, पहले तो यही लिखो कि सेल वॉल जो है वो किस किस में पाई जा रही है। तो सेल वॉल बैक्टीरिया में भी मिल रही है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिल रही है, हमने पढ़ा उसको डिटेल में। इसके अलावा एल्गी में, फंगस में, प्लांट्स में, सब में सेल वॉल पाई जा रही है। लेकिन क्या सब में उसकी कंपोजिशन सेम है? तो नहीं, है ना? हर सेल में उसकी कंपोजिशन जो है वो डिफर कर रही है। तो पहले देखते हैं कि अगर उसकी कंपोजिशन वेरी कर रही है फ्रॉम सेल टू सेल तो वो किससे मिलके बनी है उसकी बात करते हैं। ठीक है? तो सेल वॉल के बारे में बेटा पहला पॉइंट तो अपन यही लिख लेंगे कि वो किस में प्रेजेंट है। ठीक है? पहले लिख लो कि इट इज फाउंड इन किस में मिल रही है बेटा? ऐसे लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं फाउंड इन बैक्टीरिया। अब बेटा हम पढ़ रहे हैं क्या? यूकैरियोटिक सेल। लेकिन मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ? क्योंकि सेल वॉल जो है वो तो मिल ही रही है ना बैक्टीरिया में। ये कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से, जो नैम और नेक का पॉलीमर था, है ना, विद सम स्पेशल अमाइनो एसिड्स। तो बैक्टीरिया में मिलेगी, इसके अलावा एल्गी में मिलेगी, इसके अलावा फंगस में, फंजाई में, एंड इन प्लांट सेल्स एंड इन प्लांट्स। ठीक है? या प्लांट सेल्स भी लिख सकते हो, इन सब में मिलेगी। अब इसकी जो कंपोजिशन है ना ये वेरी करती है। इट्स कंपोजिशन वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बात कर लेते हैं, लाइक मैं सबका ही लिख देती हूँ। सपोज, हालांकि हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं बट क्योंकि बात कर ही ली है तो लिख ही देते हैं कि अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की तो वो किससे मिलके बनी है? मेडअप ऑफ, एम बाई ओ इज मेडअप ऑफ, है ना? मेडअप ऑफ किससे मिलके बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन, जो किसका पॉलीमर था बेटा? याद आ गया किसका पॉलीमर था? इट इज पॉलीमर ऑफ नेम एंड नेग, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। याद आ गया? दूसरा क्या लिखा हुआ है मैंने बेटा बैक्टीरिया के बाद? सपोज मैं पहले लिख देती हूँ फंगस, फंजाई, है ना? फंजाई के अंदर ये मिलके बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ, बिल्कुल याद होगा आपको, मुझे पूरी उम्मीद है, काइटिन, चिटिन नहीं। ठीक है? क्या? काइटिन। काइटिन से मिलके बना होगा और ये भी पॉलीमर होता है। यही मेरा रीजन था पहले फंगस लिखने का। ये भी पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड्स किसके लिए स्पेशल है, सिर्फ वो किस में पाए जाते हैं? तो नैम में जो म्यूरिन मिल रहा है ना बेटा, वो जो स्पेशल शुगर है वो सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है बैक्टीरिया में, जबकि ग्लूकोसामीन जो है वो बैक्टीरिया में भी मिल सकता है, फंगस में भी मिल सकता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, अपन इसको स्टार लगा लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिए। काइटिन क्या है? इट इज पॉलीमर ऑफ एन असिटाइल। मैं बेटा वापस से फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ मैंने। अच्छा चलो, जो बच्चे जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है उनके लिए लिख देती हूँ। क्या है ये? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है? इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में, बना के दिखाऊंगी मैं कैसा दिखता है। तो इसका पॉलीमर है। तीसरे में बात कर लेती हूँ, फंजाई हो गया। तीसरा अपन बात कर लेते हैं किसकी? एल्गी की, एल्गल सेल वॉल। ये जो एल्गल सेल वॉल है ना बेटा, इससे पीछे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पीवाईक्यू में
आप देखोगे कि एल्गी की सेल वॉल का कंपोजिशन 2 बार पूछा जा चुका है। एल्गी की सेल वॉल में, एल्गी प्लांट है क्योंकि लोअर प्लांट है, तो ऑब्वियसली सेल्यूलोज तो होगा ही बच्चे, सेल्यूलोज तो होगा ही, ठीक है। कुछ परसेंटेज में हेमी सेल्यूलोज भी होगा, लेकिन कुछ स्पेशल शुगर्स मिलते हैं जैसे कि गैलेक्टन्स, मेनन्स, गैलेक्टन्स, मेनन्स, आप समझ पा रहे हो, गैलेक्टोज और मेनोज का ही मॉडिफाइड फॉर्म है ये, मेनन्स एंड सम मिनरल्स। और ये यही क्वेश्चन पूछा गया कि किसकी सेल वॉल में मिनरल्स मिलते हैं और कौन से मिनरल, एंड सम मिनरल्स लाइक, वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट। आप चाहो तो पूरा लिख लो, मैंने CaCO3 लिख दिया है ना, क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बेटा। इसके बाद आ गई लास्ट में कौन सी सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल है ना। प्लांट सेल जो मतलब प्लांट तो बेटा एल्गी भी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ हाइयर प्लांट्स, है ना, हाइयर प्लांट्स, एल्गी नहीं। अब प्लांट सेल्स जो होती है इनकी तो सेल वॉल सबको पता है, 7वीं 8वीं का बच्चा भी जानता है, मेनली सेल्यूलोज से मिलकर बनी है, 90% सेल्यूलोज ही होता है, बट हाँ कुछ परसेंटेज हेमी सेल्यूलोज का भी होगा, पैक्टिन्स भी पाए जाएंगे, ये बहुत सॉफ्ट शुगर होते हैं बेटा पैक्टिन्स, है ना, और कुछ प्रोटीन्स भी मिलेंगी, ये सारी चीजें मिलेंगी किसके प्लांट सेल वॉल में, और किसके सेल वॉल में, प्लांट के सेल वॉल में, ठीक है। ये बात हो गई बच्चे कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की। अभी फंक्शंस वगैरह की बात करेंगे, लेकिन फंक्शन से पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, या यू कैन से टाइप्स ऑफ सेल वॉल। अब आपको लग रहा होगा मैम टाइप, सेल वॉल के भी टाइप होते हैं क्या, उसके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिल रही हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, बस उन्हीं को कह दिया जाता है टाइप्स, भी उन्हीं को हम कह के पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेल वॉल। तो आप इतना नोट करो, ठीक है, मैं इधर भी आ जाती हूँ ताकि आप इजीली देख पाओ, ठीक है। अब मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की तरफ, ठीक है, अगली स्लाइड ऐड कर लें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। देखो सेल वॉल जो होती है, प्लांट सेल वॉल की अब हम बात कर रहे हैं। अब हम एल्गी सेल वॉल, एल्गल सेल वॉल नहीं पढ़ रहे हैं, फंगल सेल वॉल नहीं पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं पढ़ रहे हैं, हम किस सेल वॉल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल के सेल वॉल की बात कर रहे हैं, हायर प्लांट के सेल वॉल की बात कर रहे हैं। अब क्या होता है प्लांट्स के अंदर बेटा, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो प्रॉपर सेल वॉल है ना, प्लांट सेल वॉल जो है, इट इज ऑफ 2 टाइप, है ना, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, या you can say or you can write it is made up of 2 layers या 2 walls, 2 walls। जैसे कौन सी है, दैट इज कौन सी है वो, पहली है प्राइमरी सेल वॉल और दूसरी है बेटा सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। देखो मैं लिख नहीं रही हूं, लास्ट में नोट करके भले ही तो लिख लेंगे हम। एक टर्सरी सेल वॉल भी कुछ प्लांट्स में मिल सकती है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स के कुछ सीड्स में देखने को मिलती है, बट अभी हम उसको नहीं दिख रहे हैं। अधिकतर प्लांट्स में 2 ही सेल वॉल पाई जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये प्राइमरी तो मैंडेटरी है, ये तो सब में मिलेगी, ये तो मैंडेटरी है, ये मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, मतलब हर एक सेल में सेकेंडरी सेल वॉल होगी ये जरूरी नहीं है, बट हाँ हर सेल में प्राइमरी सेल वॉल होगी ये गारंटी है। जैसे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, सॉफ्ट डिवाइडिंग सेल्स हैं, ना, वो उन्हें बार बार रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, और पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। तो ऐसी सेल जो बहुत रिजिडिटी नहीं शो कर रही हैं, जो बहुत एक्सटर्नल सरफेस पर नहीं है, या जिनको बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करना है, उनकी सेल वॉल को आप बहुत रिजिड बना के क्या करोगे बेटा, बात समझ में आई? अगर आपने उनकी सेल वॉल को बहुत रिजिड कर दिया तो वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड नहीं कर पाएंगी। तो ऐसी सेल जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, यहाँ पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, उन सेल्स में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं मिलती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो पाई जाएगी वो लिग्निफाइड सुबेरिनाइज्ड वॉल्स में मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं, लिखेंगे, सब लिखेंगे, डोंट वरी। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है, जो मैंडेटरी सेल वॉल है, ये कैसे प्रेजेंट होगी, देखो पहले तो आप ये समझो, ये तो सबको पता है ना कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, मैं लिख नहीं रही हूँ। आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्रेजेंट है कहाँ, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिनको लग रहा है कि नहीं मैम नहीं समझ में आ रहा, वो भले ही लिख लो ये कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट, सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है, ऐसे लिख देते हैं बेटा, CW इज सेल वॉल नॉट क्लास वर्क, है ना। सेल वॉल इज प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबको लिखने की जरूरत नहीं है, जिस बच्चे को लग रहा है कि मैं तो एकदम ही पहली बार पढ़ रहा हूँ, मुझे तो हर चीज लिखनी है, वो लिख लो, ठीक है।
कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, आउटसाइड मेम्ब्रेन है। अब जरा देखो, मैं पहले रफ सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि सपोज ये है बेटा कोई एक सेल, ये है एक सेल, ये है एक सेल, ये सेल के बाहर क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके बाहर क्या प्रेजेंट होती है? इसके बाहर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, है ना। अब इसके बाहर प्रेजेंट हो रही है सेल वॉल। अब मैं सेल वॉल में कह रही हूँ कि अलग अलग लेयर मिल रही है, प्राइमरी सेल वॉल भी मिल रही है और सेकेंडरी सेल वॉल भी मिल रही है। अब ये कैसी दिखती है और कैसे मिलती है उसकी बात करते हैं। देखो, मैं अगली स्लाइड ऐड कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर डायग्राम से बना के समझा सकूं। देखो, इस चीज को बेटा आप ऐसे समझ के चलो, ये मैंने लिखी सेल 1, ये कोई एक सेल है ना, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। समझना बेटा, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा गोल होगी, मैंने आधा पोर्शन दिखाया है। ये है कोई सेल 2 और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखो, ये जो सेल 1 और सेल 2 है ना, नो डाउट यहाँ पर क्या भरा हुआ है? ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है? न्यूक्लियस भी होगा, वैक्यूल भी होंगे, ऑर्गेनल्स भी होंगे, एवरीथिंग इज देयर। ये क्या है? दिस इज साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है बच्चे, साइटोप्लाज्म में से कुछ सिक्रीशंस होते हैं, समझना मेरी बात। साइटोप्लाज्म में से कुछ सिक्रीशंस होते हैं और वो सिक्रीशंस जा जाके बाहर जमा होने लगते हैं। यहां मैंने क्यों ऐसा डायग्राम बनाया है, आप थोड़ा सा ना इस चीज को ऐसे समझ के चलो कि वो सीक्रेशन कहाँ जाके जमा हो रहा है, यहां से समझाना स्टार्ट करती हूँ। नॉर्मली हमें ऐसा लगता है सुनने से, प्राइमरी सेल वॉल कौन सी होगी? जो पहले होगी सेल में। सेकेंडरी कौन सी होगी? जो बाद में होगी। और ये अगर बच्चे ने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो 90% बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन गलत कर देता है। यही समझाने के लिए मैं इस टाइप का डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले आप बीच में एक लाइन सिर्फ समझ लो ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए कि दो सेल्स के बीच में, दो प्लांट सेल्स के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज, याद आ गया, मिडिल लेमेला। अभी पढ़ाऊंगी, मिडिल लेमेला भी पढ़ाऊंगी, बट अभी के लिए बस एक लाइन याद रख लो कि दो नेबरिंग प्लांट सेल्स के बीच में एक सीमेंटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है विच इज ऑल्सो सीक्रेटेड फ्रॉम द सेल इटसेल्फ, और वो कहलाता है मिडिल लैमेला। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मैं क्या कर रही हूं, इन दो सेल्स के बीच में सबसे पहले ना बेटा उस मिडिल लैमेला को ड्रॉ कर दे रही हूं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये तो प्रेजेंट होता ही है। अपने को सेल वॉल का स्ट्रक्चर ढंग से समझना है ना, इसलिए हम ये सब बना रहे हैं। ये क्या बना दिया बच्चे मैंने? मिडिल लैमेला। बहुत अच्छे से समझना बेटा, कभी ये कंसेप्ट नहीं भूलोगे और क्वेश्चन तो मतलब देखते ही हो जाने वाला है आपसे, कभी नहीं भूलोगे। दो सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? मिडिल लैमेला। अब मिडिल लैमेला सीमेंटिंग मटेरियल है, कैल्शियम पैक्ट है, ये अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ, 5 मिनट के बाद मिडिल लैमेला को पढ़ेंगे। बस अभी समझो दो सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? मिडिल लैमेला। अब क्या होगा बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल पढ़ा रही थी, ठीक है, मैंने पर्पल कलर चूज कर लिया। पहली बार जो सीक्रेशन साइटोप्लाज्म में से गए और वो सीक्रेशंस यहां से जाके जमा हुए किसके ऊपर? मिडिल लैमेला के ऊपर। अब ये इतना दूर नहीं होगा, इतना दूर तो मैंने जानबूझ के बनाया है। क्यों बनाया है जानबूझ के? थोड़ा मोटा कर लेते हैं पेन को। इतना दूर तो बच्चे मैंने जानबूझ के बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि आपको ना मैं सेकेंडरी सेल वॉल को भी अच्छे से बता सकूं। अगर सिर्फ प्लांट सेल में एक ही सेल वॉल है तो वो इतनी दूर नहीं होगी, वो जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही होगी, यही सीक्रेशंस हो रहे होंगे। सिमिलरली इस वाली सेल के भी सीक्रेशंस आए, इस वाली सेल से भी सीक्रेशंस आए और वो आकर के मिडिल लैमेला के ऊपर ऐसे जमा हो गए, लाइक दिस, ऐसे जमा हो गए। ठीक है बेटा, लाइक दिस, है ना, ये जमा हो गए। अब ये जो मोटी सी मैंने पर्पल कलर की वॉल बना दी है ना, इतनी भी मोटी नहीं होती, बट आपको समझाने के लिए मैं बना रही हूँ। थिन ही होती है ये, बहुत मोटी नहीं होती है, सिंगल लेयर्ड है, बट एक ही होगी। ये कौन सी है? ओ सॉरी, अब पेन को पतला कर लेते हैं वापस। ये कौन सी है? दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आ गई बात समझ में? क्या है, इधर भी लिख देती हूँ, ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल।
ये लेफ्ट वाली साइड की सेल की है और राइट साइड वाली सेल की है। अब क्या होगा, जो पहली बार सीक्रेशंस जाके मिडिल लैमेला पर जमा हुए वो बनाए क्या, प्राइमरी सेल वॉल। अब इस प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर जाके जो दूसरे सीक्रेशंस जमा होने वाले हैं, ये पहले नंबर पर गए, ये दूसरे नंबर पर गए, यहां से जो पहले नंबर पर गए ये दूसरे नंबर पर, और सीक्रेशंस जाके जो जमा होने वाले हैं वो मिलके बनाएंगे क्या, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं बेटा आपके यहाँ से, मैं बना रही हूं इनको, ध्यान से देखना। ये और डिपॉजिट, मैं गैप बना रही हूँ, इसका मतलब गैप होता नहीं है, बट मैं अगर गैप नहीं बनाऊंगी तो आप समझोगे कैसे। अच्छा डन, इधर से गया ये, इधर से गया ये, ठीक है। अब देखो मैम फिर ये इतना सारा गैप क्यों रह गया, ये इतना दूर क्यों बनाया आपने, ये जानबूझ के बनाया है, क्योंकि प्राइमरी वॉल तो सिंगल लेयर्ड ही होती है बेटा, बट सेकेंडरी सेल वॉल सिंगल लेयर्ड नहीं होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ना, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, 3 सब लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। बात समझ में आई। प्राइमरी सेल वॉल थिन है। अब कंपेरिजन, अब आपको लग रहा होगा मैम येलो वाला तो पतला है, पर्पल वाला मोटा है, आप कह रहे हो कि प्राइमरी थिन है। अभी जरा देखो मैं इसमें कितनी लेयर बनाने वाली हूँ, 1 2 3, 1 2 3। अब ये पूरी की पूरी 3 लेयर मिलके कहलाएंगी सेकेंडरी वॉल। ये है सेकेंडरी वॉल। बात समझ में आई। चलो पेन पतला कर लेते हैं और मैं इसको लेबलिंग भी कर देती हूँ। ये है पूरी की पूरी येलो वाली, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, ये भी तीनों लेयर मिला के क्या कहला रही है, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा इसमें भी इन लेयर्स के नाम होते हैं, जो सबसे पहले डिपॉजिट हुई वो S1, जो दूसरे नंबर पर डिपॉजिट हुई वो S2, जो तीसरे नंबर पर डिपॉजिट हुई वो S3। सिमिलरली ये हो जाएगी प्राइमरी वॉल के पास वाली S1, फिर S1 के बाद S2, और लास्ट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे पास है वो कौन सी हो गई, S3। क्लियर। अच्छा कुछ जिम्नोस्पर्म्स में एक और लेयर जमा हो जाती है जिसे हम टर्सरी वॉल कहते हैं, बट वो सब में नहीं होती, इसलिए मैं उसको नहीं बना रही हूँ, उसे सिर्फ लिख लेंगे, दिस इज सेकेंडरी वॉल। तो अब आप देखो कंपैरेटिवली, अब आपको लग रहा है ना कि प्राइमरी वॉल पतली और सेकेंडरी वॉल कैसी है, मोटी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और वो इस टाइप का डिपोजिशन शो करती है। इतनी बात समझ में आ गई क्या, क्लियर। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये अच्छे से क्लियर हुआ आपका, क्लियर। प्राइमरी वॉल क्या है, सेकेंडरी वॉल क्या है। अब देखो मैंने पीछे लिखा था यहाँ पर कि प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल मिलकर बनी होती है, अब इनके बारे में एक एक लाइन लिख देती हूँ। ठीक है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल मैंने आपको बना के दिखा दी, अब इस चीज को थोड़ा थोड़ा सा लिख लो। पहला लिखो प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, दिस इज थिन, मेड अप ऑफ पैक्टिन शुगर मेनली। ऑब्वियसली सेल्यूलोज तो है ही, सेल्यूलोज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना, वो तो है ही। चलो कंपोजिशन मत लिखो, नहीं वैसे लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। थिन होती है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब प्रेजेंट इन, ज्यादा शॉर्टकट नहीं, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स। ठीक है, मैंडेटरी है, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स, थिन है, कॉन्टिन्यूअस होती है, चलो कॉन्टिन्यूअस भी छोड़ दें, मैंडेटरी है, थिन है, एंड मेड अप ऑफ, बेटा सेल्यूलोज को तो आप भूल ही नहीं सकते, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज ये तो है ही, पैक्टिन्स, पैक्टिन्स है ना, ये हो गया, ऐसे लिख लो। अच्छा ये जो है ना, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स वगैरह होती हैं, तो इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, आप समझ गए ना मेरिस्टेमेटिक सेल कौन सी है, डिवाइडिंग सेल्स। जिनको नहीं पता वो ब्रैकेट में लिख लो, कौन सी सेल है जिनमें सेल डिवीजन होता है, डिवाइडिंग सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड parenchymatous cells, meristematic and parenchymatous cells, only primary cell wall is present. ठीक है बेटा, ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। पहला पॉइंट हो गया इसके बारे में, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट। इट इज डिपॉजिटेड ऑन, इट इज डिपॉजिटेड ऑन, जल्दी कंप्लीट करो मेरा सेंटेंस, इट इज डिपॉजिटेड ऑन मिडिल लैमेला। ठीक है, मिडिल लैमेला। तो सेल में सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है,
मतलब अगर मिडिल लैमेला को हम काउंट करें तो मिडिल लैमेला, उसके बाद क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी वॉल, उसके बाद क्या प्रेजेंट है? सेकेंडरी वॉल, और उसके बाद क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्या है? मिडिल लैमेला एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर क्या है? पर्पल वाली प्राइमरी वॉल, तीसरे नंबर पर क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल, और फोर्थ नंबर पर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि इट इज डिपॉजिटेड ऑन या लेड डाउन ऑन, किसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो रही है? ऑन टू द मिडिल लैमेला। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। अब लिख लीजिए जरा सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, हाँ जी बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल पहली बात तो मैंडेटरी नहीं है, सब में नहीं प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट इन, पहला पॉइंट लिख लेंगे, प्रेजेंट इन लिग्निफाइड एंड सुबेरिनाइज्ड सेल्स। ठीक है, लिग्निफाइड एंड सुबेरिनाइज्ड सेल्स। मेरा सेल थोड़ा क्लियर नहीं लिखा गया इसलिए मैं दोबारा लिख देती हूँ। डन। अच्छा, दूसरा, अब क्योंकि लिग्निफाइड और सुबेरिनाइज्ड सेल्स में मिल रही है तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट मतलब मिल के बीसी से बनी है, तो मेड अप ऑफ, नो डाउट, सेल्यूलोज तो भूल ही नहीं सकते अपन, है ना? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज तो हो गई, इसके अलावा लिग्निन, सुबेरिन, ये सारे सब्सटेंसेस इसमें डिपॉजिट होते हैं और इसकी वजह से इसका नेचर कैसा हो जाता है? रिजिड, डेड, है ना? हालांकि लिविंग वो भी नहीं है, बट ठीक है, ये भी, ये कैसी हो जाएगी? रिजिड और थिक होती है ना? और प्रेजेंट तो मैंने लिख ही दिया, रिजिड एंड थिक होती है। नेक्स्ट, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, वो कॉमन फंक्शन में लिखेंगे। अगला पॉइंट लिख लीजिए कि ये किसके ऊपर डिपॉजिट है, तो इट इज लेड डाउन या डिपॉजिटेड, करके लिख लो, डिपॉजिटेड अपॉन प्राइमरी सेल वॉल। मतलब ये मैंडेटरी भी नहीं है, ये भी लिख लो, है ना? इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, या इट इज नॉट कंपल्सरी स्ट्रक्चर फॉर ऑल प्लांट सेल्स। सारी प्लांट सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल होगी ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं कि कुछ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर टर्सरी सेल वॉल भी पाई जाती है, इंट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, बट सब में नहीं होती है, तो मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, आपके सिलेबस में प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल है, मैंने उसकी बात कर दी। अब हम बात करते हैं सेल वॉल को, हमने सेल वॉल का इंट्रोडक्शन देख लिया, कि कंपोजिशन देख ली, सेल वॉल के टाइप्स देख लिए, स्ट्रक्चर समझ लिया। फंक्शंस पर मूव करने से पहले मिडिल लेमेला, प्लाज्मोडेस्माटा, पिट्स, इन सब की बात कर लेते हैं। देखो समझना, पीछे वाले डायग्राम पर मैं वापस ले जा रही हूँ आपको। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ। ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, ये तो पैक्टिन से मिलकर बनी होती है, तो कॉन्टिन्यूअस होती है, ये तो पूरे में प्रेजेंट होगी। बट बेटा ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना, ये जरूरी नहीं है कॉन्टिन्यूअस हो, ये जरूरी नहीं है कॉन्टिन्यूअस हो। यानी कि ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में सेकेंडरी सेल वॉल के डिपोजिशंस ना हुए हों। बात समझ में आई? मतलब मैं कुछ ऐसा कहना चाह रही हूँ बच्चे कि हो सकता है कि सेकेंडरी सेल वॉल इस पोर्शन में डिपॉजिट हो गई, फिर यहां डिपॉजिट नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है इधर भी नहीं डिपॉजिट हुई हो, या डिपॉजिट तो हुई है, डिपॉजिट तो हुई है बट काफी पतली है। क्लियर? डिपॉजिट तो हुई है बट काफी पतली है। चलो अपन ड्रॉ कर लेंगे वापस से, काफी पतली है, मतलब लाइक मैं चाहूं तो यहाँ पर येलो कलर का थोड़ा थोड़ा मार्किंग इस तरीके से अपन बना सकते हैं, लाइक ऐसे, बहुत पतली है, लाइक दिस। क्लियर? या डिपोजिशन तो हुआ है, मतलब डिपॉजिट तो हुई है, बट वो डिपोजिशन जो है ना, उस डिपोजिशन में अंदर की तरफ कम और बाहर की तरफ ज्यादा डिपोजिशन, लाइक दिस, ऐसे ऐसे, इस टाइप से डिपोजिशन, लाइक दिस। ये तो अंदर सेल मेम्ब्रेन की तरफ हो गया, इधर ऐसे। तो जरा देखो, पहली बात तो ये बेटा
कि जहां जहां सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिट नहीं है वहां अपने को क्या नजर आ रहा है, एक गैप नजर आ रहा है। एग्री? क्या नजर आ रहा है, एक गैप नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, इस पतले वाले को ऊपर बना दे रही हूँ। रीजन अभी आप समझ जाओगे मैम ने ऐसा क्यों किया। सपोज येलो कलर से बना लेते हैं। देखो देखो बेटा, जहां जहां सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है ना, उन जगहों को हम कह देते हैं, उन जगहों को हम कह देते हैं पिट्स। क्या कह देते हैं, पिट। इन जगहों को हम कह देते हैं पिट। बेटा पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा। तो जहां सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिट नहीं हुई है वो क्या कहला रहे हैं, वो जगह क्या कहला रही है, पिट्स, गड्ढे। क्लियर? अच्छा ये भी पिट है, ये भी पिट है, लेकिन जरा तुम देखो कि ये वाला जो पिट है, ये वाला जो पिट है, इस पिट में आप देखोगे जो कैविटी है अंदर, ये कैविटी बाहर से तो पतली है, यहां से तो इसका जो माउथ है वो छोटा है, जबकि अंदर जाके ये कैसी हो गई है, चौड़ी हो गई। यानी कि इसकी कवरिंग जो बॉर्डर है, मतलब जो इसका माउथ है, वहां पर कुछ डिपोजिशंस और हो रखे हैं, जिसकी वजह से इसका माउथ एंट्री तो नैरो है, बट अंदर जाके ये कैसी हो जा रही है, ब्रॉड हो जा रही है। इस टाइप के, मतलब यूनिफॉर्म गैप नहीं है, लाइक दिस, ऐसा नहीं है, ऐसा है। बात समझ गए? ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म गैप नहीं है थ्रू आउट। जैसे यहां पर क्या है बेटा, ये यूनिफॉर्म है, मतलब लाइक आप देख रहे हो कि अंदर और बाहर का जो डायमीटर है ना वो फिक्स सा है, ऑलमोस्ट सेम है। जबकि यहां पर क्या देख रहे हो कि यहाँ डायमीटर कम है और यहाँ ज्यादा है। तो ऐसे गड्ढे, ऐसे डिपोजिशंस जहां पर क्या नहीं हुआ है, डिपोजिशन मतलब कॉन्टिन्यूअस है, वो गैप कॉन्टिन्यूअस है, उन्हें कह देते हैं हम सिंपल पिट। सिंपल, एक जैसा यूनिफॉर्म डायमीटर है, लाइक दिस, ऐसे पूरा गैप एक जैसा है। और जहां डिपोजिशंस हैं आगे, आगे का डायमीटर कम है, पीछे कैविटी के अंदर डायमीटर ज्यादा है, ल्यूमेन में डायमीटर ज्यादा है, उन पिट्स को वी कॉल देम बॉर्डर्ड पिट्स। बॉर्डर्ड, क्या, बॉर्डर्ड पिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बॉर्डर है, इनके पेरीफेरी पर हम क्या देख पा रहे हैं, बॉर्डर है। तो ऐसे पिट्स कहलाते हैं बॉर्डर्ड पिट। ठीक है, ये वाला जो पिट है ना, जिसका डायमीटर में चेंज है, इस पिट को मैं क्या कह दूंगी, दिस इज बॉर्डर्ड पिट। दीज आर बॉर्डर्ड पिट्स। और ये आप एक चीज और नोटिस कर रहे हो बेटा, कि मैंने ये जो पिट्स बनाए हैं ना, ये जस्ट अपोजिट बनाए, मतलब यहां बनाया है तो यहां भी बना दिया, यहां बनाया है तो यहां भी बना दिया, यहां बनाया है तो यहां बना दिया। ये बाई चांस नहीं बनाया मैंने, ये जानबूझ के बनाया है। क्लियर? ये जानबूझ के बनाया। तो ये जो पिट्स है ना, ये पिट्स जनरली प्रेजेंट होते हैं जस्ट अपोजिट टू ईच अदर इन इन नेबरिंग सेल्स, इन एडजेसेंट सेल्स। क्लियर हुई इतनी बात? पहले मैंने जो पिट वाला कंसेप्ट समझाया है आपको, इसको लिख देती हूँ, इसके बाद इसी डायग्राम में प्लाज्मोडेस्माटा भी बना के दिखाऊंगी। क्लियर? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। यहां अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप दोबारा भी सुन सकते हो, नहीं तो मुझे मेंशन करके आप वापस से पूछ सकते हैं। हाँ जी, इसी में प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल हो गई। नेक्स्ट हेडिंग डाली है इसी में, पिट्स। पिट क्या है? दे आर, या दे रिप्रेजेंट a gap or cavity where deposition of किसका डिपोजिशन नहीं हुआ था, डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल नॉट अकर्स। ये उन एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस गैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां डिपोजिशन नहीं हुआ है, किसका, सेकेंडरी सेल वॉल का। अब ये जो पिट्स है ना, ये दो टाइप के होते हैं। ये जो पिट है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं ये पिट्स। पहले पिट होते हैं बेटा सिंपल पिट, और दूसरे होते हैं बॉर्डर्ड पिट्स। पहले होते हैं सिंपल पिट और दूसरे होते हैं बॉर्डर्ड पिट्स। बेटा सिंपल पिट्स वो हैं जिनका क्या है, दे हैव यूनिफॉर्म डायमीटर, यूनिफॉर्म डायमीटर।
और ये कैसे होते हैं? सम डिपोजिशंस, ऐसे लिख लो, ड्यू टू सम डिपोजिशंस ऑन देयर माउथ they have broader, they have narrow entry या mouth दोनों ही लिख सकते हो, narrow opening and broader cavity inside. अब ये किस में प्रेजेंट है ये डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो मैं नेसेसरी आपके ऊपर बर्डन नहीं डाल रही हूँ। सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट में सिंपल पिट कैसा दिख रहा था? लाइक दिस, ऐसा। मतलब अगर ये S1 है, ये S2 है। थोड़ा क्लियर बना लेते हैं डायग्राम। इधर बना देती हूँ। ठीक है, ये है सपोज S1, ये है S2 और ये है S3। सेकेंडरी सेल वॉल है ना, ये क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो यहां से लेके यहां तक पूरा डायमीटर क्या है? यूनिफॉर्म। दिस इज सिंपल पिट। बॉर्डर्ड पिट कैसा है? ये है सेकेंडरी सेल वॉल, S1, S2 और S3। तो आप देख रहे हो कि इधर इसके माउथ पर कुछ एक्स्ट्रा डिपोजिशंस के कारण इसकी कैविटी कैसी हो जाती है? पतली। ठीक है, तो आप देखो यहां डायमीटर कम है और अंदर डायमीटर ज्यादा है। तो ये हो गए बॉर्डर्ड पिट्स। क्लियर? तो आपको सेल वॉल में इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले बेटा हमने क्या समझा सेल वॉल में? जरा स्टार्टिंग से चलते हैं। सेल वॉल कहाँ कहाँ किस में प्रेजेंट है, कंपोजिशन क्या है। उसके बाद हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की, टाइप्स ऑफ सेल वॉल की, जिसमें मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल बताया। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ बनती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसे उसके सिक्रीशंस हैं, कौन किसके ऊपर प्रेजेंट है, कौन सी बाहर होगी, कौन सी अंदर होगी, उसके बाद बात की। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाद, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाद सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ना कि प्राइमरी। फिर उसके बाहर होगी प्राइमरी। ऑल्दो कुछ सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल नहीं मिलती है, तो उन सेल्स में नहीं है तो फिर डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्राइमरी वॉल होने वाली है। बट अगर है तो प्राइमरी के बाहर प्रेजेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होगी सेकेंडरी सेल वॉल, एंड देन उसके बाहर प्रेजेंट होगी प्राइमरी वॉल, फिर बाहर प्रेजेंट होगा मिडिल लैमेला। क्लियर? अब देखो इतनी बात कर ली। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्राइमरी वॉल तो कॉन्टिन्यूअस होती है, बट सेकेंडरी वॉल जो होती है उसमें कुछ कुछ गैप्स होते हैं। मतलब उसका जरूरी नहीं है डिपोजिशन कॉन्टिन्यूअस हो। तो जो डिपोजिशन कॉन्टिन्यूअस नहीं है उन जगहों को हम कह देते हैं पिट्स, है ना। ये गड्ढे क्या कहलाते हैं? पिट्स कहलाते हैं। इन्हीं डिप्रेशंस को हम कह दे रहे हैं पिट्स। अब ये जो पिट हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल पिट भी हो सकते हैं, बॉर्डर्ड पिट भी हो सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म डायमीटर के साथ हैं तो सिंपल, अगर उनके एंट्री पर कुछ डिपोजिशंस हैं तो वो बॉर्डर्ड। अच्छा, अब बात आती है इन्हीं पिट्स का रोल क्या है और ये क्यों क्रिएट हुए। अब यहीं से टॉपिक निकल के आता है आपका प्लाज्मोडेस्माटा। समझना बेटा बहुत इजी है, अगर आपको पिट्स तक का कंसेप्ट क्लियर है ना तो प्लाज्मोडेस्माटा समझने में एक भी मिनट का एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगने वाला है। आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, नहीं क्लियर हुई है तो एक बार और अच्छे से देख लो। क्लियर? तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि अब जो मैं कलर जरा चेंज कर ले रही हूँ ताकि आपको इजी रहे समझना। मैं स्काई ब्लू कलर ले लेती हूँ, चलो नहीं स्काई में पर्पल ले लेते हैं। चलिए देखो क्या होगा बेटा, क्योंकि पर्पल मैंने अभी तक यूज यहाँ पर किया है। अच्छा पर्पल भी नहीं लेते, वो भी यूज हो चुका है। अपन कौन सा कलर ले लेते हैं? ये वाला ले लेते हैं, लाइट ग्रीन। ये अभी तक यूज नहीं हुआ है, चलो ये ले लेते हैं। दिस इज डिफरेंट। अब देखो समझना मेरी बात, क्या होता है जो पिट्स है ना बेटा, यहां से जब इस सेल से कुछ बातचीत करनी है, इंटरेक्शंस करने हैं, कनेक्शंस बनाने हैं, अपना कुछ सामान इधर से उधर भेजना है, तो सेल कैसे भेजी? सेल टू सेल इंटरेक्शन कैसे होगा? इस सेल का साइटोप्लाज्म जैसे नहीं होता कि भाई यहां से कुछ चीजें इधर ट्रांसफर होनी है, अब ये वाली सेल चाह रही है कि मैं अपनी इस प्रोटीन को इधर भेज दूं, बट कैसे भेजूं? इस सेल को जरूरत है, कैसे भेजूं? तो क्या होता है बेटा कि ये जो प्राइमरी वॉल है ना ये तो बहुत थिन होती है, सॉफ्ट होती है, पैक्टिन सुगर से मिलकर बनी होती है, इसको आसानी से डिसॉल्व किया जा सकता है। मिडिल लैमेला में भी पैक्टिन होता है, उसको भी डिसॉल्व किया जा सकता है, मैं भी लिखने वाली हूँ।
लेकिन ये जो सेकेंडरी सेल वॉल थी ना, इसमें हार्ड सब्सटेंस थी, इसमें लिग्निन था, सुबेरिन था, इनको आसानी से काटा नहीं जा सकता था। इसीलिए नेचर ने क्या किया कि सेकेंडरी सेल वॉल के कुछ कुछ जगह से डिपोजिशन किए ही नहीं। ये जो डिपोजिशन बाकी है, पेक्टिन का जो मिडिल लेवल और प्राइमरी वॉल में, इसको भेदा जा सकता है, इसको क्रॉस किया जा सकता है। सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्रॉस किया जाता है। तो क्या होता है, एक सेल से दूसरी सेल में, समझना बेटा, एक सेल से दूसरी सेल में इनको क्रॉस करते हुए, इनको भेदते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के कुछ ट्यूब्यूल्स इधर से इधर चले जाते हैं। मोर देन वन हो सकते हैं, मैं एक और बना देती हूँ उसके साथ ही। कुछ ट्यूब्यूल्स मूव कर जाते हैं, वो यहां से भी मूव कर सकते हैं बेटा, यहां से भी मूव कर सकते हैं। मैंने बस ये मिडिल वाला है इसीलिए इसको खाली रखा था, ताकि मैं आपको यहाँ पर ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बना के दिखाऊं। तो एक्चुअल में ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, अब इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये जो प्रोटीन है वो यहां से जाएगी इधर होती हुई, और वो जाके इस मटेरियल को पास कर देने वाली है, कहा, दूसरे सेल। तो एक तरीके से क्या बन गया, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। बात समझ में आ गई आपको? यहां तक क्या समझाया मैंने आपको? मैंने समझाया कि अब दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं, अगर उनको आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है, चीजों का ट्रांसपोर्ट करना है, तो बेटा कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी? तो इन पिट्स के थ्रू, जहां कमजोर जगह है, जहां लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, वहां से ईआर के ट्यूब्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स क्रॉस कर जाते हैं, एक सेल से दूसरी सेल में मूव कर जाते हैं। एंड दीज ईआर ट्यूब्यूल्स, अपन यहां लिख लेते हैं इनको, ये जो ईआर के ट्यूब्यूल्स है ना, ईआर की फुल फॉर्म तो नहीं लिख रही ना मैं, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस अच्छा ईआर में भी और मेंशन कर लो कौन सा ईआर है, एसईआर, ठीक है, आरईआर नहीं। तो ईआर में भी कौन सा, एसईआर। ये जो ईआर के ट्यूब्यूल्स हैं, इनको हम कह देते हैं कॉल्ड डेस्मोट्यूब्यूल्स। क्या कह देते हैं? कॉल्ड डेस्मोट्यूब्यूल्स। ये जो ईआर के ट्यूब्यूल्स हैं, जिन्हें हम कह देते हैं बच्चे डेस्मोट्यूब्यूल्स। डेस्मोट्यूब्यूल्स, रट लो इसको, डेस्मोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ईआर के ट्यूब्यूल्स को क्या कह दे रहे हो? डेस्मोट्यूब्यूल्स। ये जो ईआर के ट्यूब्यूल, और ईआर में भी कौन सा ईआर, एसईआर के जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो एक सेल से दूसरी सेल में जा रहे हैं, ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, जिसके थ्रू एक सेल अपना कुछ सामान दूसरे सेल के पास भेज रही है, एंड दीज कनेक्शंस आर नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। बस यही है प्लाज्मोडेस्मेटा। इस कनेक्शन को देखो, इस ट्यूब्यूल को कह रहे हो, इस ट्यूब्यूल को कह रहे हो डेस्मोट्यूब्यूल, जो ईआर का ट्यूब्यूल है, एसईआर का ट्यूब्यूल है, बट दिस कनेक्शन इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा या प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, as simple as this. This is desmotubule, and this connection is called this cytoplasmic connection is called, इसको क्या कह दे रहे हैं बच्चे? प्लाज्मोडेस्मेटा। बहुत बच्चों को परेशान करता है ये प्लाज्मोडेस्मेटा, बस रट लेते हैं बच्चे। मुझे उम्मीद है जिसने पूरी वीडियो कॉन्टिन्यूअस देखी है, अब उसको प्लाज्मोडेस्मेटा में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। क्लियर? प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, समझ में आ गया बेटा? प्लाज्मोडेस्मेटा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है प्लांट सेल्स के अंदर, एक सेल से दूसरी सेल के बीच में। क्या हो रहा है प्लाज्मोडेस्मेटा में? एक सेल से दूसरी सेल के बीच में ईआर के ट्यूब्यूल्स ने एक कनेक्टिंग लिंक बना लिया है। उन ईआर के ट्यूब्यूल्स को तो अपन डेस्मोट्यूब्यूल कह दे रहे हैं, और वो कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्मेटा कह दे रहे हैं। और वो कहां से बन रहा है? पिट से बन रहा है। पिट क्या है? पिट वो जगह है जहां सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं हुआ था, सिर्फ सेकेंडरी वॉल का, प्राइमरी का नहीं। प्राइमरी तो आप देखो मैंने बनाई है कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? आ गई बात समझ में? यहां तक का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपने सेल वॉल को 90% कवर कर लिया। ठीक है, सेल वॉल में अब बस छोटा सा एक टॉपिक बचा है जो मुझसे ज्यादा आपको आता ही होगा, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, इतना आप अच्छे से लिख लीजिए। अच्छा, मैं प्लाज्मोडेस्मेटा को लिख भी देती हूँ बेटा, ताकि आपके पास नोट्स भी प्रॉपर रहें। ठीक है, इतना नोट हो गया? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हमने ये पढ़ लिया, पिट्स को मैंने लिख दिया। अच्छा चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए इसी में। अच्छा, अभी तो मिडिल लेमेला भी बाकी है ना, तो पहले लिखिए प्लाज्मोडेस्मेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए
व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? ये क्या है? इट रिप्रेजेंट्स क्या? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन या ब्रिज बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में दूसरा पॉइंट लिखेंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबल for transport of molecules, या helps करके भी लिख सकते हो, it helps to transport molecules between adjacent cells. That is, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? It helps in cell to cell interaction. ठीक है, क्या कहना चाह रही हूँ? सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल दूसरे सेल से कैसे इंटरेक्ट कर रही है, कैसे बन रहा है? Some ER tubules passes through pits and forms a connection. अच्छा, यहां पर ना एक चीज लिख लो बेटा, सम ER tubules के बाद ना आप एक चीज लिख लीजिए, सम ER tubules ब्रैकेट में लिख लीजिए, नोन एज डेस्मोट्यूब्यूल्स, नोन एज क्या कह देते हैं हम उन्हें? डेस्मोट्यूब्यूल्स। passes through pits and form plasmodesmata या plasmodesmatal connection. प्लाज्मोडेस्मेटा, देन इसके साथ ही कंप्लीट हुआ बेटा आपका प्लाज्मोडेस्मेटा। अब एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, मिडिल लेमेला। ठीक है, उसकी बात करते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा तक आई थिंक आपका सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मिडिल लेमेला। हाँ जी, ये जो मिडिल लेमेला है इसके बारे में बस 2-3 बातें याद रखनी है। पहला, अच्छा यहाँ से भी पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं यहाँ से। इट रिप्रेजेंट क्या है? ये सबको पता है, सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। इट रिप्रेजेंट्स या इट एक्ट एज करके लिख लो, है ना, इट एक्ट एज सीमेंटिंग मटेरियल, दोनों सेल्स को जोड़ने का जैसे काम कर रहा हो, सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल का इसके ऊपर आकर डिपोजिशन होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, और याद आ गया कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। तो ध्यान दे रहे हो जरा आप, प्राइमरी सेल वॉल में भी पैक्टिन था, मिडिल लेमेला में भी पैक्टिन है, ठीक है। और पैक्टिन जो होता है ना, ये एक सॉफ्ट शुगर होता है, आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है, इसीलिए तो वहां पर नेचर ने पिट्स क्रिएट नहीं किए। तो वरना तो फिर क्या होता है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्ट एक्सपोजर में आ जाती है और सेल पर कोई भी अटैक हो सकता था। तो प्राइमरी वॉल का रहना बहुत जरूरी है, मिडिल लेमेला का रहना भी जरूरी है। तो ये कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम, अच्छा कैल्शियम पैक्टेट ज्यादा होता है, ये लगभग 90% होता है बेटा, ये लगभग 10% होता है। मेनली अगर आपसे पूछा जाए तो मेनली किससे मिलके बना है, मतलब ज्यादा पोर्शन किसका होता है,
देखो अगर बोथ करके ऑप्शन है, प्लाज्मा सपोज मिडिल लेमेला इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, और ऑप्शन दिया हुआ है बोथ, तो 100% अपने को जाना है बोथ पर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। बट अगर बोथ ऑप्शन नहीं दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम पैक्टेट, क्योंकि ज्यादा उसमें क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट है, कैल्शियम के साथ पैक्टिन का शुगर का बाइंडअप हो रहा है। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हो कि प्राइमरी वॉल जो होती है ना, प्राइमरी सेल वॉल इज डिपॉजिटेड अपॉन मिडिल लेमेला। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट नोट करके लिख लीजिए कि जो अभी राइपनिंग वाले फ्रूट्स, मतलब जो राइपन्ड फ्रूट्स होते हैं, जो फल पक गए, जैसे अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, आप कच्ची आमी जो है जिसका अचार डलता है, वो कैसी होती है, टाइट होती है ना, हार्ड होगी, मतलब आप उसको ऐसे प्रेस करोगे तो वो दबेगी नहीं, सॉफ्ट नहीं है। जबकि खाने वाले जो आम है ना, जिनको आप मजे से खा रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, वो जो फल है जो आप खा रहे हो, राइपन्ड फ्रूट जो मैंगो के फॉर्म में है, वो क्यों सॉफ्ट हो गया, मतलब जब वो रॉ था तो वो हार्ड था, जबकि वो राइपनिंग के बाद वो सॉफ्ट क्यों हो गया, बिकॉज उनका मिडिल लेमेला डिसॉल्व हो चुका है, वो कैल्शियम पैक्टेट में और मैग्नीशियम पैक्टेट में पैक्टेट को डिसॉल्व किया जा चुका है, पैक्टिनेज नाम का एक एंजाइम होता है उसकी वजह से। तो राइपनिंग के समय क्या हो रहा है, सेल में पैक्टिनेज एंजाइम रिलीज होता है, और वो पैक्टिनेज एंजाइम एज एंजाइम्स का सरनेम है, पैक्टिन को डिसॉल्व करना है तो पैक्टिनेज। ठीक है, तो पैक्टिनेज एंजाइम की वजह से पैक्टिन शुगर का डिसोल्यूशन हो जाता है, कैल्शियम पैक्टेट मैग्नीशियम पैक्टेट डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स राइपनिंग के दौरान या राइपनिंग के बाद क्या हो जाते हैं, दे बिकम सॉफ्ट। ठीक है, जबकि वो रॉ जब हैं, जब वो कच्चे हैं, तो वो कैसे हैं, हार्ड हैं। तो ये आप लिख लीजिए, ऑन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स they become soft due to the dissolution of middle lamella by pectinase activity, पैक्टिनेज एंजाइम एक्टिविटी भी लिख सकते हो। डन बेटा, इसके साथ ही सेल वॉल का 90% पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ छोटा सा टॉपिक बचा है, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे ऑर्गेनल्स की तरफ, गर्ल सिस्टम की तरफ मूव करेंगे, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें हम पढ़ेंगे। तो मिडिल लेमेला कवर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पहला फंक्शन तो आपको पता ही है, इट मेंटेन्स शेप। ये तो छठी सातवीं क्लास से आपको बिल्कुल रटाए जाते हैं फंक्शन। शेप ऑफ सेल, सेल का शेप मेंटेन करेगी। दूसरा, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट लिख लो पहले, है ना, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इंजरी वगैरह के लिए, है ना, ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ, इंजरी वगैरह से ये प्रोटेक्ट करेगी। तीसरा, इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम अटैक ऑफ पैथोजेंस, चाहे बैक्टीरिया वायरस है ना, इन सब से बचाएगी, बैक्टीरिया वायरस फंगस इन सब के एटसेट्रा, फंगस इन सब के इन्फेक्शन से बचाएगी। ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं बात हो गई प्रोटेक्शन की और शेप के मेंटेनेंस की। अभी अभी हमने देखा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या कर रही है, सेल टू सेल इंटरेक्शन, तो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शंस, सेल टू सेल interactions and transport of molecules across it। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, तो लगभग सारे पॉइंट हो ही गए। सेल वॉल में मेनली यही पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ये आप लिख सकते हो कि जब ये ट्रांसपोर्ट कर रही है ना मॉलिक्यूल्स का, तो आप ऐसे समझो कि बेटा जहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, जिस जगह को हम कह रहे हैं कि ये यहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो कौन सी जगह है, पिट्स और डेस्मोटिब्यूल्स। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि चीजें अंदर आ रही हैं, बाहर जा रही हैं, ये बात तो सही है, लेकिन क्या कुछ भी अंदर बाहर आ जाएगा?
कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल आ जाएगा? नहीं। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स हैं, वो डायरेक्ट अंदर सेल के अंदर नहीं आ पाएंगे, वो पिट के थ्रू आएंगे। तो 100% ये श्योर है कि उनका साइज पिट के अंदर फिट होना चाहिए। दूसरी चीज के सेलेक्टेड मॉलिक्यूल ही अंदर आ रहा है, कोई भी अंदर नहीं आ रहा। तो ऐसे लिख सकते हो, इट प्रोवाइड बैरियर फॉर अनडिजायरेबल, चाहे वो बड़ा है तो भी अनडिजायरेबल हो गया ना, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स फॉर सेल। डन। तो इसके साथ ही बेटा कंप्लीट हुआ आपका सेल वॉल। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेंशन करके पूछ सकते हैं। आगे मूव करते हैं, इसी कंटिन्यूएशन में अगला हमारा टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो, ये जो बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टॉपिक है ना, नाम से समझ में आ रहा है, एंडो मतलब क्या, इनसाइड, और मेम्ब्रेन तो पता ही है, मेम्ब्रेनस मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। तो बेसिकली एंडो मतलब क्या, इनसाइड। कहाँ इनसाइड? साइटोप्लाज्म के अंदर है ना। इनसाइड मतलब क्या, इनसाइड मतलब क्या, साइटोप्लाज्म। और क्या, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलके काम कर रहे हैं किसके फॉर्म में, सिस्टम के फॉर्म में। तो वो कहला रहा है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं कि व्हेन मोर देन वन ऑर्गेनल या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल तो बेटा साइटोप्लाज्म ही होते हैं, तो मोर देन वन ऑर्गेनल वर्क्स इन coordinated manner inside the cell to perform specific functions, then such system is called एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बात समझ में आ गई? सच सिस्टम इज कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब इसका एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में है, गर्ल सिस्टम। GIRL वाला नहीं, क्या हो जाएगा गर्ल सिस्टम में, गोल्गी बॉडीज, G4 गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस है ना। G4 क्या हो गया, गोल्गी एपरेटस। हाँ जी, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L4 लाइसोसोम्स, और इसमें मेंशन नहीं है लाइसोसोम्स, इसमें मेंशन नहीं है बेटा। वैक्यूल्स भी गर्ल सिस्टम का पार्ट होते हैं, एंड वैक्यूल्स, ठीक है। गर्ल में वी नहीं आता है, लेकिन गर्ल सिस्टम में पूरा वैक्यूल्स भी इंक्लूडेड रहते हैं। तो आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझ में आया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें मोर देन वन ऑर्गेनली मिलके कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहा है, ताकि सेल की चीजें सब नॉर्मल अच्छे से चलती रहें। वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। बहुत आसान है बेटा, सेल इतनी कॉम्प्लेक्स है, आप देखो, आप उसे 7th 8th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, और अभी ग्रेजुएशन में MBBS में भी जाके ये पीछा नहीं छोड़ने वाली। प्रॉपर एक पेपर होगा सेल बायोलॉजी का। तो सेल बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब सेल में इतना कुछ हो रहा है, सिग्नलिंग हो रही है, कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई लिपिड बना रहा है, किसी को बाहर भेज रहा है, कोई मॉडिफिकेशन कर रहा है, कोई सिक्रीशन कर रहा है। इतने सारे काम अगर एक साथ करने, मतलब आपको लग रहा है कि प्रोटीन बन रही है, बट बेटा उस प्रोटीन बनने में कौन कौन इन्वॉल्व हो गया, भैया राइबोसोम तो होंगे ही होंगे, प्रोटीन फैक्ट्री है, राइबोसोम इन्वॉल्व हो रहे हैं, RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आके वो जुड़ रहे हैं, या हो सकता है साइटोप्लाज्म में बना रहे हो, बट यूकैरियोट में तो आके जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, है ना। इसके अलावा राइबोसोम इन्वॉल्व है, उसका मॉडिफिकेशन होना है, तो उसके लिए गोल्गी में अलग भेजा जा रहा है कि वहां मॉडिफाई हो रही है, उसके बाद वो सीक्रेट हो रही है वेसिकल्स के फॉर्म में, एंड देन डिसाइड करना है कि उसे सेल के अंदर रखना है कि सेल के बाहर जाना है। ये एक छोटी सी प्रोटीन की कहानी है ना। और अगर गलती से गलत बन गई तो भैया उसे लाइसोसोम में जाके पटको कि तुम इसको डिस्कार्ड करो, है ना। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी चीजें अगर होनी है,
है ना, तो वो एक सिंगल ऑर्गेनली तो ये इतना काम नहीं कर सकता, मोर देन वन ऑर्गेनल को एक साथ आके कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना पड़ेगा। यहाँ भी टीम वर्क हो रहा है, ठीक है। तो बस ये टीम वर्क ही है क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को नेविकॉफ नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, बिल्कुल नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इनका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का इतना इंट्रोडक्शन जानना था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है क्या, कि जब मोर देन वन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो अब देखो मैंने इसमें राइबोसोम नहीं लिखे, है ना, हालांकि राइबोसोम आरईआर पर अटैच है, बट राइबोसोम नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, वो ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इसकी बात हो रही है। अब क्या होने वाला है कि एक एक करके इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनल्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले गोल्गी को नहीं पढ़ेंगे, है ना, गर्ल सिस्टम में जी पहले आ रहा है, गोल्गी नहीं पढ़ेंगे, पहले ईआर की बात करेंगे। ईआर को अच्छे से समझेंगे, उसके फंक्शंस को, उसके स्ट्रक्चर को, देन टाइप्स को, उसके बाद पढ़ेंगे हम गोल्गी एपिडेटस को। चलिए तो मूव करते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अगेन नाम से ही समझ में आ रहा है, अभी अभी मैं आपको बता रही थी, एंडो मतलब क्या, इनसाइड, है ना, और प्लाज्मिक कहाँ, साइटोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब फ्लूइड, कहां पर पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म के अंदर। रेटिकुलम मतलब क्या होता है, नेटवर्क लाइक, तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, जो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा सकता है, दैट मेम्ब्रेनस नेटवर्क इज कॉल्ड सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मतलब एक नेटवर्क जैसा है ना, एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क है, मेम्ब्रेनस नेटवर्क है which arise from nuclear membrane and can reach up to प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब पूरी सेल में फैला हुआ है बेटा, ठीक है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये तो सबको ही पता है बेटा, ये तो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है, मैम ये क्यों नहीं लिख रहे हो कि कितने टाइप का है, ये तो सबको पता है कि कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है ना, आरईआर और एसईआर, इधर लिख देती हूँ, दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर, ठीक है। किस बेसिस पर है, नाम से ही समझ में आ रहा है, बाकी तुम जानते भी हो, फिर भी मैं लिख देती हूँ, मेरा लिखने का फर्ज है, क्योंकि मैं तुम्हें नोट्स दे रही हूँ, ठीक है, बस इसलिए लिख देती हूँ। किस बेसिस पर है, बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। अब नाम से ही समझ में आ गया, जिसका सरफेस रफ है उसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, और जिसका सरफेस स्मूथ है वहां राइबोसोम एब्सेंट है, वहां राइबोसोम एब्सेंट है। अब यहीं से एक बात भी समझ में आ जाती है कि भाई जिस पर राइबोसोम है जरूर वो तो प्रोटीन ही बनाता होगा, जिस पर नहीं है वो प्रोटीन नहीं बनाता होगा, वो लिपिड बनाता होगा या कुछ और बनाता होगा, है ना, इसकी बात हो जाएगी। अच्छा, लेकिन आरईआर एसईआर को डिटेल में पढ़ने से पहले एक कंबाइंड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ईआर का, कि ईआर के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो ईआर के स्ट्रक्चर में बेटा तीन चीजें होती है, देखो ये पहले आप इस डायग्राम को देखिए, ये है क्या बच्चे, न्यूक्लियस, है ना, दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, ये है न्यूक्लियस, ये पूरा न्यूक्लियस है ना। अब इस न्यूक्लियस के अंदर, ये कलर ज्यादा विजिबल नहीं है, मैं दूसरा चेंज कर लेती हूँ, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ न्यूक्लियर पोर्ट्स वगैरह भी है, वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अराइज हो रहा है एक स्ट्रक्चर, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अराइज हो रहा है एक स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर, यही वाला स्ट्रक्चर कहला रहा है जो ऐसे नेटवर्क जैसा फैला हुआ है मेम्ब्रेन्स का, ये सिंपली इसी नेटवर्क को मैं कह दे रही हूँ क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसी को मैं कह दे रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब क्योंकि इसके सरफेस पर ये डॉट्स दिखाई दे रही हैं, ये छोटी छोटी बॉल्स दिखाई दे रही हैं, ये कुछ और नहीं है, दीज आर सिंपली राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं इसीलिए ये क्या बन गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जबकि उन ट्यूब्यूल्स पर, उन मेम्ब्रेनस सैक पर जिन पर राइबोसोम नहीं है, वो कहला रहे हैं क्या,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जरा आप यहाँ नोटिस करो कि जैसे, जरा बहुत ध्यान से देखना बेटा इस डायग्राम को, सब कुछ एनसीईआरटी में हिडन होता है। जरा देखो, ये भी मैंने इसीलिए हटा दिया ताकि आप आसानी से देख पाओ। जरा ध्यान से देखो बेटा डायग्राम को, 1 मिनट के लिए बिल्कुल यही फोकस करो। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये वाली, ये किससे अटैच है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से। मतलब ये जो आर है, ये तो डायरेक्ट आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल रहा है, जबकि आप एसईआर में देखोगे ना, एसईआर में ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं दिखाई है, ये एसईआर में ज्वाइनिंग नहीं दिखाई है। एसईआर जो है ना वो अलग ही है। एक्चुअल में होता क्या है, अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, इस आरईआर से एसईआर का ही फॉर्मेशन, आरईआर से ही एसईआर का फॉर्मेशन होगा। जब राइबोसोम हट जाएंगे ना, इससे राइबोसोम परमानेंट अटैच नहीं होते, तो आरईआर कन्वर्ट हो जाता है एसईआर में। ठीक है, तो ये बात करते हैं। जब आरईआर अटैच है, आरईआर डायरेक्टली अराइज होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, एंड देन जब राइबोसोम्स उससे हट जाएंगे तो वही कन्वर्ट हो जाता है एसईआर में। चलिए, पहले इस डिटेल में जाने से पहले हम इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, वेसिकल, ट्यूब्यूल, सिस्टर्नी, इन सब की बात कर लेते हैं। इतना आपने अच्छे से देख लिया। अब हेडिंग डालिए, अच्छा रफ से पहले आप हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ जी बेटा, हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इट इज मेनली composed of cisternae, tubules and vesicles. सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल, 3 मेन पार्ट हैं, है ना, 3 मेन पार्ट है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान। देखो, ये जो पहला पार्ट है ना, जिसको मैं कह रही हूँ सिस्टर्नी, ये कुछ इस टाइप का होता है, लाइक दिस, ऐसे, इस मतलब लाइक कोई ट्यूब्यूल जैसा लग सकता है, इसलिए मैं इसको कुछ ऐसे बना देती हूँ। ट्यूब्यूल जैसा ना लगे इसके लिए मैं आपको कुछ इस तरीके से इसको बना के दिखा देती हूँ, लाइक दिस, ऐसे ट्यूब्यूल जैसा ना लगे इसलिए। अच्छा, ये इस तरीके से मोर देन 1 हो सकती है बेटा, है ना, मोर देन 1 हो सकती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और इसके सरफेस पर ना राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं, ऐसे अटैच हो सकते हैं इसके सरफेस पर राइबोसोम। ये इंटरकनेक्टेड भी हो सकता है, आपस में कनेक्टेड। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये कैसा है, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक है, और राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट, और ये कैसा होता है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्टैक्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज कॉमन इन आरईआर, यानी कि ज्यादातर आरईआर में मिल रहा है, मतलब ये काम भी क्या कर रहा होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन, ये होता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है जो ईआर में पाया जा रहा है वो है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक दिस, ऐसे सिंपली ट्यूब्यूल। ठीक है, अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है इसमें ब्रांचिंग भी हो, लाइक दिस, ऐसे भी हो सकता है। तो ट्यूब्यूल जो होते हैं ना, दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, है ना। चलो ये लिख देती हूँ, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। यूजुअली फ्री फ्रॉम राइबोसोम्स, मतलब कॉमन हो गए किसमें, कॉमन इन आरईआर या एसईआर, एसईआर। और बेटा अगर ये एसईआर में कॉमन है तो मुझे बताओ इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस होगा या लिपिड्स। ठीक है, तो उन्हीं सेल्स में ज्यादा मिलेंगे, जैसे ऐसी सेल जिनमें प्रोटीन ज्यादा बन रही है, जैसे सपोज ब्रेन की सेल्स हैं, है ना, या पैंक्रियाटिक सेल्स में भी बहुत सारे एंजाइम बनते हैं,
तो ऐसी सेल जिनमें प्रोटीन ज्यादा बन रही है उनमें RER ज्यादा होगा, सिस्टर्नी ज्यादा होगी, जबकि ऐसी सेल जैसे हमारे लीवर की सेल्स हैं, किडनी की सेल्स हैं, जहां पर SCR का काम ज्यादा है तो वहां पर ट्यूब्यूल्स ज्यादा होंगे। तीसरा स्ट्रक्चर इसमें हो जाएगा बेटा वेसिकल्स। वेसिकल्स नॉर्मली बस ऐसे ओवल शेप्ड होती हैं, राइबोसोम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ये जस्ट कैसी हैं, मैं कलर चेंज करके लिख देती हूँ, ओवल शेप्ड होती हैं या राउंड भी लिख सकते हो, ठीक है। राइबोसोम may or may not be present, may or may not be present, ये भी ज्यादा कॉमन है SCR में क्योंकि वहीं से सिक्रीशन होते हैं, मोर कॉमन इन SCR, ये जनरली रिस्पॉन्सिबल होती है सिक्रीशन के लिए। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन इधर लिख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को यहां लिख रही हूं मैं अलग से हाईलाइट करके इसको, वो ये है कि ये जो वेसिकल है ना, ये वेसिकल्स स्पर्म्स के अंदर ER को सिर्फ वेसिकली रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे लिख सकते हो, इन स्पर्म्स ऐसे लिख लो, इन स्पर्मेटोसाइट्स या इन स्पर्म्स, इन स्पर्मेटोसाइट्स only vesicles represent ER। डन बेटा, क्या बोला मैंने? मैं आपको पूरा समराइज करती हूँ। मैं बात कर रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। मैंने आपको बताया ER के जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वो तीन चीजों से मिलकर बना है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल्स। सिस्टर्नी जो है वो फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक जैसे हैं, पैरेलली एक दूसरे पर अरेंज होती हैं, राइबोसोम्स उन पर प्रेजेंट होते हैं और वो यूजुअली ज्यादा कॉमनली मिल रही हैं किसमें, RER में। ऐसी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो यूजुअली राइबोसोम फ्री होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड हो सकते हैं, ज्यादा कॉमनली पाए जाते हैं SCR में। वेसिकल्स ओवल राउंड शेप्ड वेसिकल्स हैं, ओवल स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर राइबोसोम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, यूजुअली नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने लिखा मोर कॉमन है किसमें, SCR में। मेन काम है सीक्रेट आउट करना, सीक्रीशन करना। स्पर्म्स के अंदर केवल और केवल वेसिकल्स ही होती हैं, वही ER के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट इज RER, ठीक है। RER और SCR। देखो RER क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम्स इसके सरफेस पर अटैच हैं, तो इट्स सरफेस इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। दूसरा कहां से अराइज होता है, अराइज फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अराइज फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की बात क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा रिच इन भी लिख लो, इट इज रिच इन सिस्टर्नी। नेक्स्ट कि इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। कॉमनली मिलेगा भी कौन सी सेल्स में, जो प्रोटीन बना रही है ना, जैसे ब्रेन सेल, पैंक्रियाटिक सेल्स, इन सेल्स में ज्यादा मिलेगा। ये मेन फॉर्म है, इसी पर राइबोसोम हट जाएंगे तो SCR बन जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, it is its surface free from ribosome, ribosomes are not attached on its surface, ठीक है। बन कैसे रहा है, formed from RER, ठीक है। राइबोसोम RER से राइबोसोम हट गए तो SCR बन जाता है। नेक्स्ट रिच है किसमें बेटा, रिच इन
ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स ऑल्सो। कौन सी सेल्स में मिल रहा है? जो ज्यादा इन्वॉल्व है लिपिड सिंथेसिस में। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। स्टेरॉइड हार्मोन्स भी तो वही हैं, लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। अच्छा, अटैच होगा, अटैच्ड विद एन साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, उससे अटैच होगा। साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इट हेल्प्स इन, इस एंजाइम की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन करेगा ना, इट हेल्प्स इन, ये साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। कहां पर? इन लीवर। लीवर के लिए आपने जनरल भाषा में सुना, कोई भी कह देता है भाई ज्यादा दवाइयां मत खाओ, किसी से भी बिना पूछे कोई भी मेडिसिन मत लो। क्यों मत लो वो मेडिसिन? या छोटी मोटी परेशानी में दवाइयां मत खाओ, लीवर पर फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि लीवर ही तो उन ड्रग्स का, उन एंटीबायोटिक्स का, उन जीनोबायोटिक्स का डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है ना, तो उसके लिए जरूरी हो जाएगा। लिपिड की हार्मोनल, जो भी लिपिड डिराइव्ड हार्मोन्स है उन सब की सिंथेसिस के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो लगभग सारे फंक्शंस हो गए। अच्छा, ये लिख सकते हो कि मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं, एसईआर ज्यादा पाया जाता है, तो आप ये लिख सकते हो नोट करके कि इन मसल्स। अच्छा, पहले ये लिख लो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर contraction of muscles by release and uptake of calcium, by release and uptake of calcium ions, ठीक है। यहां मैं लिख देती हूं नोट करके, in muscle cells SCR, बेसिकली बेटा ER को ही कह देते हैं, बट ER में भी SCR है, वही ये काम कर रहा था, मैं मेंशन करके लिख दे रही हूँ SCR। SCR इज नोन एज, क्या कह देते हैं उसे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मुझे उम्मीद है आपको ये बात पता होगी, छोटी क्लासेस में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर्स का ये, निसल्स ग्रेन्यूल, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन याद रहे यहाँ पर भी ये पॉइंट इसलिए मेंशन कर दिया, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मसल्स के ईआर को हम क्या कह देते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। उसके प्रोटोप्लाज्म को भी तो सार्कोप्लाज्म कह देते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज्यादा कौन सा वाला मिल रहा है? एससीआर मिल रहा है। ईआर को ही साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं, बट ईआर में भी कौन सा? एससीआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि वो सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयंस का रिलीज और अपटेक करा के क्या करा रहा है? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इसके लिए इसको बोल देते हैं। बाकी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइडल हार्मोन्स की सिंथेसिस, ये सारे काम है एससीआर के, ठीक है। इवन जो आरईआर का प्रोडक्ट बना है उसका मॉडिफिकेशन भी यही कर रहा है। तो ये भी लिख सकते हो कि आरईआर की चीजों को ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। इसी के फंक्शंस में यहां लिख लीजिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, आगे लिख देती हूँ बेटा, मैं अगली स्लाइड में लिख देती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ molecules from RER to Golgi apparatus। अब समझ गए आपके क्यों ये गर्ल्स मतलब एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ना, क्योंकि एक ऑर्गेनली दूसरे की मदद कर रहा है, आरईआर से चीजों को उठा रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, और किसको भेज रहा है? गोल्गी को भेज रहा है, फिर गोल्गी उनको सीक्रेट आउट करके जहां उनका डेस्टिनेशन है वहां भेजेगा। तो ऑलमोस्ट हमने एसईआर के भी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए बेटा, है ना, आरईआर के भी कवर कर लिए। तो इसके साथ ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो कवर हो गया। अगली क्लास में हम बात करेंगे, एसईआर कंप्लीट हो गया, आरईआर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गोल्गी अपैरेटस की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम गोल्गी अपैरेटस पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स पढ़ेंगे, वैक्यूल्स पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट करेंगे। आप अच्छे से तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू।